कश्मीर की खूबसूरती एक बढ़ते हुए मसले को छुपाती है, भीख मांगना। श्रीनगर और अनंतनाग जैसे शहरों में माजूरों और बुजुर्गों समेत बहुत से भिखारी जिंदा रहने के लिए जदोजहद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए भीख मांगना महज एक जरूरत से ज्यादा हो गया है। ये एक कारोबार में बदल गया है। एक ऐसी जगह जहां मजहब, सकाफत और तारीख आपस में मिलती है। कश्मीर में भीख मांगना सिर्फ गुर्बत के बारे में नहीं है, ये बका, रिवायत और बाज़ औक़ात इस्तेसाल के बारे में है। इस मसले को हल करने के लिए शेल्टर हाउस एक अहम किरदार अदा करता है, जो इन लोगों को पनाह फराहम करता है और इनकी देखभाल करता है जिन्हें वाकई जरूरत है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग न सिर्फ हिफाजत हासिल करने बल्कि इन्हिसार के इस चक्कर से आजाद होने के लिए भी आ सकते हैं जिसने इन्हें नस्लों से गुर्बत में फंसा रखा है। गुलाम मोहम्मद से मिले, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी कुव्वत, कुर्बानी और मुश्किलात के खिलाफ बका के हसूल से निशान जद रही है। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक इन्होंने रास्ते में बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हुए अपने खानदान की देखभाल के लिए अंत तक मेहनत की, लेकिन इसके सफर ने एक अलमनाक मोड़ लिया जब हादसात के एक सिलसिले ने इसे माजूर और दूसरों की मेहरबानी पर मुनहसर कर दिया। काम करते को तो मुझे लगभग 30-35 साल 40 साल हो गया मजदूरी करते। जब एक बार मैं दखल से गिर गया डांगपुरा नरवाड़ा में, तो मुझे ये जगह टूट की हड्डी। बाद में मैं सोबर में एडमिट था, वहाँ मुझे इलाज किया। बाद में फिर दोबारा ठीक हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा काम रेडी किया। रेडी पर मैं मोजे बिक्री करता था, काम नहीं कर सकता था। उसमें मुझे 10-20-40 रुपया बनता था मोजे में। छोटे छोटे बच्चे मुझे थे उस टाइम, छोटे छोटे बच्चे मुझे थे। बाद में फिर दोबारा मैं काम करने लगा, फिर मजदूरी करने लगा। दिन के मैंने 10,000 भी कमाया, 5,000 भी कमाया। 10 काटता था ऊपर से, फ्रेश कोलो स्टक कटवाला, ऊपर से गिरा नीचे, मुझे टांग टूट गया, पीछे से टांग का जोड़। बाद में बरजला में उनको सर्जरी किया, तो उसको मुझे बाद में वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने बोला इसका जोड़ चेंज करना, 2.5 लाख में लिया वो जोड़ टांग का, पीछे से बिठी वो मुझे टांग में डाला, सर्जरी किया, तो मैं बेकार हूँ। उसके बाद में मांग कर बच्चों को स्कूल पढ़ाता हूँ। एक बच्ची मेरी 12 क्लास में 12वीं का एग्जाम देती है, एक बच्चे को 10 क्लास का एग्जाम अभी स्टार्ट होगा, एक बच्ची को 9 क्लास का एग्जाम उसने दे दिया। बस इसी मांग का अपने बच्चे पाल। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के मरकज में जरूरतमंदों को मदद फराहम करने के वसन के साथ जुलाई 2024 में बहाली और देखभाल का एक नए बाब का आगाज हुआ। श्रीनगर के जिला कमिश्नर ने पहले बहाली पनागाह का इफ्तिताह किया। जहाँ तक JNK की बात है, ये JNK में पहला डिस्ट्रिक्ट है जो और पहला रिहेबिलिटेशन होम है जो DC साहब की वसादत से यहाँ पे कायम हो गया। ये पिछले जुलाई से इस पे काम चल रहा है, जुलाई 2024 से इस पे काम चल रहा है। पहले सर्वे था, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन थी, उसके बाद मोबिलाइजेशन थी, और मोबिलाइजेशन के बाद प्रॉपर एक सर्वे रिपोर्ट बन गया कि कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका लोकेशंस है। जो आज दोपहर में एक जगह रहता है वो कल को दूसरी जगह रहता है, तो ये अपनी लोकेशंस भी शिफ्ट करते हैं। और ये रहते कहाँ है, रेंटेड अकोमोडेशन में कौन है, कौन नहीं है, लोकल कौन है, नॉन लोकल कौन है। उसके बाद यहाँ पे ये शेल्टर होम अच्छी तरह से चालू हो गया। और मुझे लगता है जहाँ तक हमने देखा कि इसमें अभी तक JNK की कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक। प्रयास एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स है वो सारे IPS IAS ही है और टॉप रेपुटेटेड पर्सन्स है, और ये 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है। मेनली हमारा फोकस जो है 2 वर्टिकल्स पे है। एक है PIJJ, प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, जो सिर्फ बच्चों के ऊपर, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड के ऊपर पॉक्सो वगैरह जुवेनाइल जस्टिस पे काम करती है। और दूसरा वर्टिकल हमारा है PIEE, प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये 14-15 स्टेट्स में फैली हुई है, जिसमें
750 से ज़्यादा कोवर्कर्स हमारे साथ परमानेंट काम कर रहे हैं, और जिसमें हमारे 350 से ज़्यादा स्किल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है, जिसमें हम डेली मील्स देते हैं अपने शेल्टर होम्स में। 50,000 मील्स हमारे डेल्स जाते हैं। आजकल बसता हूँ यहाँ ही रहने वाली रालियार, इसे बसता मुझे हो गए 20 साल। लड़की कुड़ी है ना, उसकी लड़की को आगे पढ़ाता था। पहला मैं काम करता था लकड़ी का, फिर मैं नौजवान हो गया था, 2-3-4 साल ये मांगता। आज लिया मैं सिर्फ ले जाऊँ, उस मशीन ले जाऊँ ना, तेरे पे मशीन को ले जाऊँ लड़की को उधर क्यों कपड़े सीधो कुछ करो, वो भी मेरे को आन देती थी। मैं आज ना आया उससे कुछ बगैर। हबीबुल्लाह की कहानी बहुत से दूसरे लोगों की तरह शुरू होती है मुश्किलात और जदोजहद से भरी हुई। गुज़श्ता 20 सालों से वो अपनी बेवा बेटी और नवासी की देखभाल करते हुए रहनवारी में मुकीम है। वो लकड़ी का काम किया करते थे, मगर माजूरी की वजह से पिछले 3-4 सालों में जिंदा रहने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत मुख्तलिफ है। मुस्तफा नजीर के मुताबिक हबीबुल्लाह की कहानी ज्यादा पेचीदा है। रियल स्टोरी उसकी ये है कि वो रहनवारी में रेंट पे है पिछले 50 सालों से। ठीक है, पहले वो रहनवारी की दूसरी जगह पे था, लेकिन रहनवारी के इलाके में था। उसको 40-50 साल हो गए वहाँ पे। वो सिर्फ एक ही जगह पे बैठता है, वो हजरत बल श्राइन के पास। उसको हमने जनवरी के महीने में उठाया था, 15 दिन यहाँ था। उसकी बेटी आ गई, उसने कोर्ट से एफिडेविट भी दे दिया कि मैं नहीं करूँगा अब। उसकी बीवी भी इसमें इन्वॉल्व थी, जो आज से 3-4 साल पहले मर गई है, और अगले वो तीसरे दिन ही फिर से बेगरी में आ गया हजरत बल श्राइन के पास। तो जब हमने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, वहाँ पे हमारे डीओ साहब है आरिफ साहब, वो हमारे साथ थे। तो उसने बोला कि मुझे भी बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। वहाँ के दुकानदार शॉपकीपर्स ने बता दिया। जब हमने उसकी डिटेल्स रिपोर्ट निकाली तो वो कोकरनाग एरिया का था। कोकरनाग एरिया से उसको 40-50 साल पहले वो यहाँ आ गया सिटी में काम करने के लिए, लेकिन वो तब छोटा था। लेकिन उसने काम करने के बजाय यही फील्ड चुन लिया कि मैं बेगरी में बैठूंगा। हमने उसको बिल्कुल फॉलोअप्स भी लिए थे कि वो घर पे बैठा है कि नहीं। हम वीडियो कॉल्स भी उनकी बेटी को कर रहे थे, वो उनसे बात कर रहे थे, वो हमें दिखा रही थी कि नहीं ये यहीं पे है। लेकिन अचानक से कल हमने फिर से एक रेड कर ली, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसकी जद में ये फिर से आ गया था वहाँ पे बैठने के लिए। जो ही ये आ गए, इन्होंने बता दिया कि मैं आया था, मैंने सोचा था कि आप लोग नहीं होंगे वहाँ पे, अब ये मामला रफा दफा हो गया होगा। शायद ये पहले दिनों में ज़्यादा होता है, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि कंटिन्यूसली हमारी गाड़ियाँ चलती है। तो ये उसमें आ गया। तो फिलहाल हम इसको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे शेल्टर होम में। इसकी एक बेटी है, वो भी इसी काम में इन्वॉल्व थी, वो अब कोकरनाग में है। इसके घर वाले भी है, और जब तक ये प्रॉपर अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट नहीं होगा तो हम इसको नहीं बेचेंगे। अब आए देखते हैं कि इस शेल्टर हाउस के मकासद क्या है और ये कैसे काम करता है। जो भी इन्वॉल्वड है, जो भी यहाँ पे, चाहे वो मंदिरों में, मस्जिदों में के बाहर या दरगाहों पे या रोड में ट्रैफिक सिग्नल्स पे बैठे हो, उनको हम उठाएं, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दे दें और वो अपनी इज्जत की कमाई खा सकें। देखिए, यहाँ पे जैसे हम पहले इनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाते हैं तो पहले इनका सेग्रीगेशन होता है। अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसको डिसेबिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं, उसको वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर फीमेल है होगी तो उनको फीमेल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अगर बच्चा होगा तो उनको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के थ्रू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स भेजा जाता है। उसके बाद इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, इनका एक फॉर्म भरा जाता है, एडमिशन फॉर्म। उसके बाद इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पहले 2-3 दिन हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद हम इनके बैकग्राउंड सब कुछ जानते हैं, ये कहाँ से है, क्या नहीं है। उसके बाद हम इनको स्किल्स दे रहे हैं, जो इनका मनपसंद स्किल हो उसमें हम इनको स्किल्स दे रहे हैं। फिर इनको पूरा कंप्लीट करके ये प्रोसेस रहता है 15 से 20 दिन या 1 महीने का। अगरचे शेल्टर हाउस और बहाली की कोशिशों ने एक अहम असर डाला है, कामयाबी का रास्ता अपने चैलेंजों के बगैर नहीं है। अमले को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है जब इन अफराद के साथ काम करने की बात आती है जो बरसों से भीख मांग रहे हैं।
हमारे लिए चैलेंज है, हमें एक किस्म के लोग नहीं मिल रहे हैं। इसमें फीमेल्स भी है, इसमें एक दो हमारे ड्रग एडिक्ट भी शामिल हो गए, इसमें जो थेफ्ट चोरी में इन्वॉल्व थे वो भी हमारे पास आ गए। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं हमारे पास, और वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी बीमारियों में भी मुब्तला है, और कुछ अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसका तो ड्रग एडिक्शन सेंटर भेजना पड़ता है। तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज है इनको जज करना कि इनका रवैया जो रहता है हर 5 मिनट के बाद चेंज हो जाता है। देखो हमारे यहाँ पे तो फ़िलहाल सब कुछ है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि हमारे लिए चैलेंज बहुत ये है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और लोग माइग्रेशन कर रहे हैं श्रीनगर की ओर। हमने देखा कि पिछले 1-2 महीनों में हमने जितने भी लोगों को रिहेबिलिटेट किया या रेस्क्यू किया, उसके मुकाबले में आज की डेट में, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग माइग्रेशन करने को आ रहे हैं, और आने वाले महीनों में रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत चैलेंज होगा उनको उठाना। अगरचे पनाहगाह एक महफूज और माऊन माहौल फराहम करती है, भिखारियों को इस नई जिंदगी के मुताबिक डालने में अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा भीख मांगने की आदत को तोड़ना है, जो बरसों कभी कभी दिहाइयों से इनकी बका का तरीका रहा है। देखो मुश्किलात का सामना तो यहाँ इनको एक ही चीज़ है कि ये रिहेबिलिटेशन होम है, इनको ये जेल जैसा लगता है क्योंकि इनको मांगने की आदत है। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने पहले स्टार्ट किया तो यहाँ के लोग जो हमारे रिहेबिलिटेशन होम में बैठे थे तो अगले दिन हमसे ही पैसा मांगने के लिए आ गए। तो ये हमारे लिए एक नई कहानी थी। देखिए आगे हमारे लिए प्लान है कि हमने 2 व्हीकल रखे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिनको लाते हैं। मेनली इनका ज़्यादा सिटी के अंदर फोकस है और रिलीजियस प्लेसेस के अंदर। अभी हम आने वाले दिनों में टूरिस्ट प्लेसेस पे रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे, इनको लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आने वाला महीना जो है रमज़ान का महीना, वो इनके लिए बहुत अच्छा महीना होता है। तो हमारे लिए काफ़ी ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं आप ये कर लो, लेकिन अप्रैल के ईद के बाद कर लो, हमारा सीज़न आने वाला है, शायद इनका सीजन खत्म हो जाएगा। इस बार हम और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और हमारी एक फीमेल टीम भी अगले हफ्ते से आ जाएगी, वो भी रेस्क्यू करने के लिए फीमेल्स के लिए निकलेगी। भीख मांगना मुआशरे में गहरे मसाइल की अलामत है। जहां पनाहगाहें मदद फराहम करती हैं, हकीकी तब्दीली को हुकूमत और अवाम दोनों की मदद की जरूरत होती है। सवाल ये है कि क्या हम भीख मांगने को बेहतर जिंदगी के मौके से बदल सकते हैं?